पार्टी मजबूत हो रही है। आइए दिनेश भाई बोलो। दिनेश लाल जी हमारे बीच में हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आपसे सीधा रूबरू होना चाहें और आपका अपना संदेश आपको देना चाह रहे हैं। दिनेश लाल जी। धन्यवाद आदरणीय नौटियाल जी। मैं सर्वप्रथम जनपद टिहरी गढ़वाल वासियों के साथ साथ पूरे उत्तराखंड वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि हम सबको आदरणीय केजरीवाल जी द्वारा कर्नल साहब आदरणीय कोठियाल जी को जो हम सब के बीच में उत्तराखंड को संवारने नवनिर्माण करने का जो मौका दिया, हमें गर्व है, हम सौभाग्यशाली हैं। मैं आज अपने को गर्व महसूस कर रहा हूं। जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य का नवनिर्माण आदरणीय कर्नल साहब ने जो संकल्प लिया और लगातार जो ये देवभूमि हमारी उत्तराखंड है, हमारे नौजवान साथी उत्तराखंड के बेरोजगार तमाम उत्तराखंड के लोग जो आज एक नई दृष्टि से देख रहे हैं, मुझे भरोसा है कि आदरणीय कर्नल साहब के नेतृत्व में उत्तराखंड का ये सपना, जिस सपने को लेकर के देवभूमि का गठन हुआ था, उसका सपने को पूरा करने में कोठियाल जी और हम सब कंधे से कंधा मिलाकर पूरा करेंगे। मैं घनसाली विधानसभा से हूँ, दिनेश लाल भजनियाल मेरा नाम है। मैं पूर्व में भी कई संगठनों में कार्य मैंने किए हैं और हम उस भूमि से हैं, उस उत्तराखंड की भूमि से, उस विधानसभा से हैं जहाँ स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जैसे संघर्षशील लोगों ने बिना स्वार्थ के, बिना किसी पद के और लालच के जो है उत्तराखंड की सेवा की है। आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी रहे हैं। हम उन संघर्षों के आदी हैं, इसलिए मैं इस पार्टी में, मुझे लगा कि जो पार्टी संघर्ष कर सकती है, जो लोग बिना स्वार्थ के और उत्तराखंड देवभूमि को के लिए जो काम कर रहे हैं, हम उस धरती के लोग हैं जहाँ पर जो है स्वर्गीय त्रिपन सिंह नेगी हैं रहे हैं, जहाँ पर बिहारी लाल जी हैं, उस धरती के लोग जिन्होंने जो है पहाड़ की जवानी, पानी और प्रत्येक संस्कृति जीवित करने के लिए काम किया है। हमें भी उनसे प्रेरणा मिली है और आज हमने विश्वास जताया है कर्नल साहब पर, और मुझे आशा करता हूं कि कर्नल साहब के नेतृत्व में हम सब मिल करके जो है पार्टी को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। आज दिनेश भाई को देख करके मेरे को अपना एक पुराना वाकया याद आ रहा है। जब मैं आर्मी से नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में आया और 2013 की आपदा के बाद में 2014 में केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण है उसका जिम्मा NIM को मिला, तो मेरा रेगुलर मूवमेंट होता था। वो होता था उत्तरकाशी से घनसाली होते हुए, तिलवाड़ा होते हुए केदारनाथ, और केदारनाथ से वापस उत्तरकाशी। तो मेरे को हमेशा दिखता था कि उस इलाके में वो जो रास्ता था, बीच बीच में ना बादल फटते रहते थे, बीच में टूट फूट होती रहती थी, लेकिन दो चीज़ें बड़ी कॉमन थी कि लोग जो थे वहाँ के, उनके अंदर ना एक जज्बा था। और क्योंकि मेरी सफ़ेद गाड़ी होती थी सरकारी, उसमें एक झंडा भी होता था, तब बत्तियां भी होती थी, तो लाल बत्ती भी होती थी। तो एक बार मेरे को याद है, मैं जब घनसाली के इलाके से निकल रहा था तो लोगों ने मेरे को देखा, और अचानक जिस इलाके में मेरे को देखा उससे 2 किलोमीटर और आगे उत्तरकाशी की तरफ सड़क पे इस गाँव के बच्चे रहते थे स्कूल में पढ़ने के लिए, और उस जगह पर बादल फटा। तो घनसाली के लोगों को जब पता चला बादल फटा है, तो ये जानते हुए कि वहाँ पे जिस जगह बादल फटा है वहाँ उनके गांव के बच्चे हैं, उन्होंने बच्चों के बारे में नहीं पूछा। उन्हें यह था कि कर्नल कोठियाल निकल रहा था यहाँ से, तो क्या पूछ रहे हैं वो कि कर्नल साहब ठीक ठाक निकल गए हैं क्या। मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ क्या जज्बा घनसाली जगह का है। रात को मैं जब घनसाली से निकला हूँ तो मेरे को सड़क पे बिल्कुल देवी रानी का जो मस्त है ना सवारी बाग हमेशा दिखाई देता था। आज मैं दिनेश भाई को देख करके वो पक्का फीलिंग ले रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है, जो कि देख रही है नए लोग आए जिनके अंदर जज्बा है कुछ करने का इस उत्तराखंड के लिए, जिनके अंदर जज्बा है अपने देश के लिए, वो बगैर किसी धर्म की राजनीति, वो बगैर किसी करप्शन की राजनीति वो करने के छोड़ करके और आकर के और टीम को मजबूत करें। आज ये टीम मजबूत होती जा रही है। घनसाली वाकई में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है हमारे लिए, क्योंकि घनसाली से शुरू होता है वहाँ के इलाके के पहाड़ों का मैं बोलूँगा प्रोग्रेस, जहाँ से निकलता है, जहाँ से निकलती थी भिलंगना नदी, जहाँ से देवी देवताओं का वो केदार बूढ़ा केदार जहाँ से हो गया
ऊपर जाकर के पिलंगना और भिलंगना का संगम, आज उस जगह से पार्टी को एक नई मजबूत मिल रही है। बहुत बहुत बधाई दिनेश भाई। अर्चित भाई, आप जिस तरीके से लगे हुए हैं, हमारी टीम और मजबूत होते रहेगी। आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत। देखो, पार्टी का धीरे धीरे जो एक्सेप्टेंस है वो तो बढ़ता जा रहा है। अभी हम देख रहे थे कि कई जगह ना जैसे सर्वे होते हैं, तो उसमें सर्वे में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस दिन से डिक्लेयर करा गया है कि फेस, अब इसका मतलब ये नहीं है कि फेस अजय कोठियाल डिक्लेयर कर दिया तो खाली उसी से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही है। अगर हम यहाँ पे उत्तराखंड में आ रहे हैं तो किस तरीके से लीडरशिप को हम समझते हैं कि कैसे इफेक्टिव हम आगे चीज़ें बना पाएंगे, तो उसमें हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का एक्सेप्टेंस जो है वो 10 से 15% तक दिखाई दे रहा है। अगर इतने कम टाइम पे हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है तो अभी तो हमारे ना मेन कैंपेन्स आए नहीं है। अभी हमने एक बिजली का कैंपेन करा था जिसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में शुरू हो गया सवाल जवाब कि कोई बोल रहा है 100 यूनिट देंगे, कोई बोल रहा है देखेंगे, लेकिन साथ में आम आदमी पार्टी ने जो रजिस्ट्रेशन कैंपेन चलाया था उसमें 10,85,000 ऐसी ही कुछ फिगर है मेरा एग्जैक्ट, पर 10 लाख प्लस फिगर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अब जिस तरीके से ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स तो दिखा रहे हैं कि पार्टी और स्ट्रांग होती जा रही है। हम टच में हैं लोगों से और हम इनवाइट करना चाहते हैं कि आओ और पार्टी को ज्वाइन करो, पार्टी को मजबूती दो। जो आपके अंदर इच्छा है उत्तराखंड की तरफ, उसे ना आज मौका है पूरा करने का। देखो, 2 साल होने वाले हैं, मतलब चारधाम यात्रा का खाली मतलब ये नहीं है कि तीर्थ पुरोहितों का उससे संबंध है या यात्रियों का संबंध है। इससे तो हमारे उत्तराखंड का पूरा रेवेन्यू जुड़ता है। मैं अगर उदाहरण देने की कोशिश करूं कि अगर एक टैक्सी के ड्राइवर को नौकरी मिलती है तो उसके साथ में ना पेट्रोल पंप वाले को भी मिलती है, डीजल वाले को, उसके साथ में जो टायर पंचर होता है उसको रिपेयर करने की भी नौकरी मिलती है। तिलवाड़ा जो फेमस जगह है वहाँ पे सारे के सारे आप देखो तो खाली टायर रिपेयर की दुकानें हैं। वहाँ पे ना होटल ढाबों से ज़्यादा वो है, तो मतलब हर तरीके का रोजगार जुड़ा हुआ था इससे। अब कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने कहा कि जैसे कोविड कुंभ के टाइम पे आया था और उसने बड़ा डिस्ट्रक्शन करा कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए आप अपना तंत्र बनाओ। कोर्ट ने ये बोला कि तुम्हारे पास तो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट है, तुम्हारे पास लॉ एंड ऑर्डर है, तुम्हारे पास गवर्नेंस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तुम खाली यकीन करो कि चारधाम यात्रा भी चले और थोड़ा सा बीच में चेक भी हो। सरकार क्या रीज़न है मैं कह नहीं सकता हूँ, या तो सरकार चाहती नहीं है करना और वो कोर्ट के ऊपर थोपना चाहती है, तो कभी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, फिर वापस आती है, फिर हाई कोर्ट में चली जाती है, और या फिर सरकार चाहती है कि किसी तरीके से हम दिखाएं काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली ना करें। पर यह जरूर है कि 2 साल में पहाड़ों में अगर आप जाओ तो लोग तो टूट चुके हैं बुरी तरह से। कंफ्यूजन तो है ही, सरकार के पास सारे वो तरीके हैं यात्रा को चलाने के लिए और उसके बाद नहीं चला रही है और कोर्ट को एक रीजन बना रही है, तो इसका मतलब सरकार कंफ्यूज क्रिएट कर रही है। देखो, सिंपल सी बात है, हमारा को किसी ने बोला कि इस तरीके से करप्शन है कि कोई भी जो यहाँ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं वो मैन पावर के लिए किसी को आउटसोर्स करते हैं किसी एजेंसी को, और उस एजेंसी के जरिए फिर घपले होते हैं। तो क्योंकि मेरे को चीज़ें समझनी थी, तो ऐसा तो है नहीं, मतलब आप भी समझेंगे कि अजय कोठियाल कोई चौकीदार तो बन नहीं सकता, लेकिन मैंने जब ट्राई करा और वो जो तरीके इन्होंने बना रखे हैं रोजगार देने के लिए, मतलब एम्प्लॉय करने के लिए, मैंने भी अप्लाई करा, मेरी इंटर की मार्कशीट लगी, उसके बाद मेरे को बोला गया कि आप ये एक ट्रस्ट है, इस पर ये चंदा दो। उस ट्रस्ट पे जिस दिन चंदा दिया हमको ये मिल गई, अपना अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, ना कोई इंटरव्यू हुआ। चंदा भी किस में दिया गया है, डिपार्टमेंट है ए स्क्वायर जो कंपनी है, ए स्क्वायर कंपनी या तो हमसे मांग करके अपने पास रख ली थी सिक्योरिटी डिपॉजिट, ए स्क्वायर कंपनी एक ट्रस्ट को दे रही है और वो ट्रस्ट का जो मालिक है और ए स्क्वायर कंपनी का जो मालिक है दोनों एक ही हैं। तो ये तो ना बड़ा ओपन घपला है। कल उसको बुलाया रखा था मालिक को, मेरे ख्याल से जेपी सिंह आईपी सिंह नाम जो है उनके, अभी क्या हुआ है मेरे को पता नहीं, पर कल कुछ लड़के मेरे को बोल रहे थे जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है, कहते सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि प्रेमनगर थाने में हमको बुलाया था इन लड़कों को और वो जेपी सिंह जी को भी। जेपी सिंह जी तो ऐसे घूम रहे थे जैसे मतलब उनका तो राज है पूरा, और इन लड़कों से बोला जा रहा था चलो आ जाओ लिखो अपनी एप्लीकेशन और उसके बाद में चलो निकलो। तभी मेरे को पता नहीं कितना असर हुआ है, लेकिन हम इस इशू को तो उठाएंगे। इस इशू को अगर नहीं उठा पाए तो हमें पता है कि उत्तराखंड टूट रहा है और उसके बाद ऐसे दिखेगा हम आँख बंद करके बैठे हुए हैं।
देखो सरकार अभी जो जो चीज़ें बोल रही है, मतलब 4.5 साल के बाद में 6 महीने बचे हैं, उनमें बोल रही है, कितना वो इफेक्टिव होता है। कुछ चीज़ें होती हैं कि आपने बोला तो आपको दिखाना पड़ेगा ग्राउंड पे हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भड़काऊ होती हैं, उन्हें खाली बोलने से भी ना कुछ बेनिफिट मिल जाता है। कौन सी बोलने वाली है और कौन सी करने वाली है, ये तो अभी कुछ दिनों में और ग्राउंड पे दिखेगा। मेरे को एग्जैक्ट तो ये नहीं पता कि कहाँ पे ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, पर मेरे को सुनाई दिया है कि शायद कहीं पे ब्लास्टिंग हो रही है। क्लियर मेरे को नहीं पता। हाँ बिल्कुल, देखो वो ना मंदाकिनी और सरस्वती का कन्फ्लुएंस है, उस जगह पे घाट बनाया था। वो घाट एनआईएम ने बनाया था। वो घाट बिल्कुल मास्टर प्लान के हिसाब से और तरतीब से बना था। आज क्या कारण है सरकार उसको तोड़ रही है? क्योंकि कई बार होता है कि आप बोलते हो कि लैंडस्केपिंग के लिए अच्छा हो, कलर कोड अच्छे हो, सेफ्टी के हिसाब से अच्छा हो। मेरे ख्याल से सीबीआरआई और आईआईटी रुड़की ने अच्छे तरीके से बनाया था। अगर तो सरकार का पर्पस मतलब कंस्ट्रक्टिव है तो कोई बुराई नहीं है, पर अगर तीर्थ पुरोहित सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब इसको चेक करने की भी जरूरत है, तीर्थ पुरोहितों के साथ बात करके कि वो क्या कारण बोल रहे हैं। कई बार हम लोग चलते हैं इंजीनियरिंग के स्टाइल से, लेकिन कई चीज़ें भावना के साथ भी जुड़ी होती हैं। अगर कहीं वास्तु की बात है, अगर कहीं वो दिशाओं की बात है, किसी साउथ की तरफ से द्वार होना चाहिए, तो हमें ना वो भावना भी देखनी चाहिए।